हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक या फिर इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। तो जिनका भी सेमेस्टर 4 में इस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 यानी कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो चलो फिर देखते हैं। और उम्मीद है आपने पिछली वीडियो जरूर देखी होगी जो मैंने बनाई थी ओएलएस यानी कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, तो क्योंकि इसका कंसेप्ट भी ना कुछ कुछ उससे ही बना हुआ है, तो यूं भी ध्यान रखा करो जब भी आप कोई सीरीज देखो तो कंटिन्यूअसली सीरीज को सीरीज वाइज देखा करो हर एक वीडियो को, ताकि ना किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत ना बचे। आई बात समझ में। और भाई जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स आप इस नंबर से ले सकते हैं 9667836336 और नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं सीरीज के। अब हम आते हैं आज की वीडियो पे, जहां पे मैं समझ रहा क्या है कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम क्या बोलते हैं क्लासिकल लीनियर, मार्कर क्यों चल रहा है मेरा, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये क्या होता है तो चलो फिर समझते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था कि ओएलएस क्या होता है, तो एक बार मैं वापस इसे समराइज करता हूं। तो ओएलएस का जो फुल फॉर्म था वो था ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। इस मेथड को हम यूज किस लिए करते हैं ताकि हम कोफिशिएंट को एस्टिमेट कर सके, किसी कोफिशिएंट को, रिग्रेशन मॉडल के कोफिशिएंट्स को। ठीक है, और साथ साथ रिलेशनशिप दिखा सके किस चीज की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। ठीक है, और ये एक तरह का ये भी वही टूल है जिसको हम यूज करेंगे क्या बनाने के लिए, रिग्रेशन मॉडल बनाने के लिए और साथ साथ ओएलएस को डेवलप करने के लिए। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो हमारा क्या है CLRM। ठीक है, इज द फाउंडेशन फॉर ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। तो ये जो है ना ये फाउंडेशन है, मतलब ये बेस तैयार करता है किसका, ओएलएस का, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का, ओएलएस मेथड का एस्टिमेशन इन इकोनोमेट्रिक्स, जो हमारी इकोनोमेट्रिक्स में कोफिशिएंट को, किसी कोफिशिएंट को, रिग्रेशन मॉडल कोफिशिएंट को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इस साथ क्या देता है हमें, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी देता है कि कैसे बनाना है, अपॉन विच ओएलएस इज बिल्ट, कि ओएलएस को बिल्ड किस पे किया गया है। ठीक है, यानी कि हमें देखो हम जब भी कोई टूल बनाते हैं तो पहले क्या बनाते हैं, उसकी थ्योरी कि हम किस हिसाब से वो बनाने वाले हैं। अगर बस वैसे मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं क्या लिखता हूं, उसका थ्योरी वाला पार्ट कि मेरे को ये कंसेप्ट पढ़ाने हैं। ठीक है, फिर मैं उसे पढ़ाने आता हूं। ऐसे ही जब हम कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं पहले उसे क्या बनाते हैं, थ्योरी। ठीक है, उसे लिखते हैं, उसके बाद उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, फिर उसके ऊपर टूल बनाते हैं। वही काम यहाँ पे करेंगे। तो जो ये है ना हमें क्या, CLRM, तो एक तो पहली बात ये हमें क्या देता है, ओएलएस की थ्योरी, ओएलएस को बिल्ड करने की। ठीक है, अलाउइंग इकोनॉमिस्ट्स, किसके लिए अलाउ करता है, एंड रिसर्चर्स टू एस्टिमेट, क्या एस्टिमेट करना, फिर से बोलूंगा वही बात, कोफिशिएंट को एस्टिमेट करना, किसके, रिग्रेशन मॉडल के, एंड इंटरप्रेट रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल, और साथ साथ क्या दिखाता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों की बात मैं कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर देखो CLRM अंडरलाइज द assumptions एंड द स्ट्रक्चर। तो CLRM है वो कुछ assumptions लेके बैठा होता है और उसका अपना क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। नेसेसरी फॉर अप्लाइंग OLS टू इंपिरिकल डाटा। इंपिरिकल डाटा क्या होता है, जो हम एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट के बेस पे बनाए। यानी कि इंपिरिकल डाटा वो डाटा होता है जो हम एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट को मिला के बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी हेल्प करता है। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके assumptions किन किन किस्म से यूज करने वाले हैं और क्या क्या चीजें हम एज्यूम करते हुए चलेंगे ये टूल अप्लाई करने से पहले। दूसरा, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी खराब है। OLS टू इंपिरिकल डाटा हमारे पास जो आगे आता है वो क्या आता है, assumptions ऑफ CLRM। अब इसमें क्या होता है वो समझ लेते हैं, assumptions ऑफ CLRM। अगर मैं इसको और डीप में समझूं, इसमें हमारा पहला क्या आएगा, लीनियरिटी। ठीक है, अब इस लीनियरिटी का मतलब क्या है कि जब भी हम इसकी हेल्प से रिग्रेशन की इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे वो बनेगी लीनियर इक्वेशन। क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन। दुनिया की ना लीनियर इक्वेशन तो चलो मैथ का पार्ट, आपको मैथ में पढ़ा हुआ। लीनियर इक्वेशन पता है कब बनता है, जब आप जो वेरिएबल्स यूज कर रहे हो ना वो क्या हो, उसकी पावर जो है ना वो क्या हो, 1 हो, तभी लीनियर बनता है। जैसे चाहे जितने मर्जी वेरिएबल यूज कर लो, x यूज कर लो, y यूज कर लो, z यूज कर लो, a यूज कर लो, b यूज कर लो, तो जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो अगर उसकी पावर 1 है, चाहे कितने वेरिएबल्स हैं, वो क्या बनाते हैं, लीनियर इक्वेशंस ही बनाते हैं हमेशा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो लीनियरिटी का मतलब क्या है, CLRM यानी कि क्या, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल assumes a relationship, वो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच का, बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स।
ठीक है। एक्सप्लेन कौन करेंगे, जो हमारे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल अपने आप ही बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इस y को देखूं तो y पता है क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है, x1 की वैल्यूज पे, x2 की वैल्यूज पे, xp की वैल्यूज पे। अगर बात समझ में, तो अगर मैं इनकी जगह कुछ वैल्यूज को पुट करता हूं तो मेरा अपने आप आंसर क्या आता है, y आ जाता है। अगर बात समझ में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियोस में एग्जांपल दिया था, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल ये लिखूं y बराबर है 4x के, तो यहाँ पे जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट किसके ऊपर, x के ऊपर। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y का आंसर क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 1 4। जब मैं x के 2 रखूंगा तो y का आंसर क्या आएगा, 4 × 2 8। जब मैं x के 3 रखूंगा तो 4 × 3 y की वैल्यू क्या आएगी, 12। तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या होगी, बदलती रहेगी। कैसे, जैसे जैसे x में चेंज आएगा वैसे वैसे। अब बात समझ में, अब आगे देखो, तो वेयर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, लिख दिया इसने, y इज क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। x i इज अ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ये हमारा क्या है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, ठीक है। और जो 0 1 बीटा बीटा नोट बीटा 1 बीटा के, ठीक है, आर द पैरामीटर्स, ये हमारे पैरामीटर हैं टू बी एस्टिमेटेड, इसको हम एस्टिमेट करते हैं। और ये हमारा क्या है, एरर टर्म। ये एरर टर्म का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम कोई भी थ्योरी या फिर कोई भी फ्रेमवर्क कोई भी टूल बनाते हैं ना, तो उसमें एक गलती की गुंजाइश बच जाती है एरर टर्म की। अगर मान लो अदर फैक्टर्स भी तो होंगे, ये तो हमने कुछ वेरिएबल्स ले लिए जिनके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये वेरिएबल क्या है, अलग अलग फैक्टर जिन पे हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है डिपेंड कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर भी होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन वो उसे अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, कहीं ना कहीं हमारा एरर देखा जाता है, ठीक है। तो उसके हमने क्या ले लिया, एरर। आएगा समझ में, हम आगे पढ़ेंगे भी एरर को इसी वीडियो में और डीप में। अब अगर मैं आगे पढ़ाऊं, दूसरा हमारे पास क्या आता है, assumptions अबाउट एरर। एरर को लेके हम कौन कौन सी चीजों को एज्यूम करते हुए चलते हैं, वो हम समझने वाले हैं, वो समझते हैं हम एक एक करके। इससे पहला क्या है, जीरो कंडीशनल मीन। जीरो कंडीशनल मीन का मतलब क्या है, वो समझते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर। यानी कि जब हम ये समझ के चले कि एरर होने की गुंजाइश बिल्कुल जीरो है, कि जो मैंने मॉडल बनाया है, जो भी रिग्रेशन मॉडल बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, एरर तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर। चाहे आप इसे उस टूल में कितनी बार फिट कर लो, ठीक है, कैसे भी लगा लो उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को, लेकिन जो आंसर है उसमें एरर नहीं आएगा। तो पहला यहां पे क्या आया, पहला आंसर जीरो कंडीशनल मीन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर्स, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन एरर की क्या है, जीरो है। तो एरर्स हैव एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जीरो, ठीक है, यहां पे लिखा भी हुआ है। तो ये x1 x2 x के हमारे पैरामीटर है, इन सबको मिला भी लो तो मेरा एरर जो होगा जीरो होगा। क्योंकि जब भी हम कोई, देखो अगर हम कोई टूल लगाते हैं किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो मैं सोच के चलेंगे ना, अगर मैंने कोई टूल बनाया, अब मैं उससे पहले से सोचूं रियल लाइफ में लगाने से पहले कि भाई ये गलत हो सकता है, तो काम कैसे बनेगा मेरा। हम तो मान के चलेंगे ना कि ये जो एरर है वो बिल्कुल जीरो होगी, और ये जो प्रॉब्लम मैं जिस प्रॉब्लम में इस सिचुएशन को अप्लाई कर रहा हूं, जिस सिचुएशन में जिस प्रॉब्लम में मैं इस रिग्रेशन इक्वेशन को अप्लाई कर रहा हूं, उस केस में जो मेरा एरर है वो बिल्कुल नहीं आएगा और वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। चलो फिर हम आगे देखते हैं assumption ऑफ अबाउट एरर का दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, होमोसेडास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब होमोसेडास्टिसिटी ऑफ एरर, इस बात का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं इसको देखूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट वेरिएंस। आप लोगों ने स्टेट में एक टर्म निकाला था वेरिएंस, ठीक है, जिनको याद होगा वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता था वो ये होता था, वेरिएंस सिग्मा का स्क्वायर, और इसी से हमारा क्या निकलता था, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, जो क्या होता था, जो सिर्फ होता था स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं आप लिख लेना खुद, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला था सिर्फ ये। मतलब जैसे ही आप वेरिएंस के ऊपर रूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। आई बात समझ में। तो जो ये हमारे पास है कांस्टेंट वेरिएंस, इस बात का मतलब क्या है कि जो वेरिएंस है x1 x2 x के, ठीक है, जो हमारा क्या आएगा, सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है, वेरिएंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो वेरिएंस वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, काटा नहीं है, ध्यान रखना, वेरिएंस जो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आगे समझते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स। अब एरर्स का इंडिपेंडेंस होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो जब हम कोवेरिएंस निकालेंगे, हमारे पास तो अलग अलग तरह के वो है, क्या नाम है, एस्टिमेटेड टर्म्स। जब मैं अलग तरह के टर्म्स की बात करूंगा तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जो एक गलती किसी और की हुई है ना, उसका सब पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब आपस में क्या होंगे, अपने एरर्स को लेके इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स। यहाँ पे देखो कोवेरिएंस क्या है, ई आई जे ej equals to 0, I could not equals to j. Errors in one observation are not related to errors in other observation। बस मतलब क्या कि अगर किसी एक ऑब्जर्वेशन में गलती आई है ना, तो उस गलती का इफेक्ट दूसरी ऑब्जर्वेशन पे नहीं पड़ने वाला।
इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स। सिंपल टॉपिक था। अब आगे हमारे पास क्या आता है, नो परफेक्ट। अभी तो हमारे एरर्स के टाइप थे, तीनों जो टाइप थे किसके थे, एरर थे। जिसमें पहला क्या था, जीरो कंडीशनल मीन, कि हम मान के चलते हैं कि एरर होगा ही नहीं, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या था, होमोसेडास्टिसिटी, इसमें क्या था, कांस्टेंट वेरिएंस, वेरिएंस कांस्टेंट रहेंगे। तीसरा इंडिपेंडेंस ऑफ एरर, यानी कि अगर कोई एक ऑब्जर्वेशन गलती से गलत हो भी गई तो उसका किसी और पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या आता है, नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, इसको पढ़ते हैं हम। पहली बात तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तो बाद में समझेंगे ना मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है। तो पहले मैं समझ रहा हूं कोलिनियर का मतलब क्या होता है। जब कोलिनियर का मतलब होता है जब बहुत सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर, उसमें क्या बोलते हैं, कोलिनियर होना, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर है। तो नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, इसका मतलब है CLRM रिक्वायर्स दैट द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर नॉट परफेक्टली, ठीक है, लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जो CLRM, ये तो याद है ना, बोले का फुल फॉर्म क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, रिक्वायर्स, इसको जरूरत किसकी पड़ती है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स कौन से थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ध्यान रखना, नाम चेंज कर देगा वो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको हम खुद एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, आर नॉट परफेक्टली लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक ही लाइन के ऊपर हो जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट एक लाइन के ऊपर हो ये जरूरी नहीं है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, रैंडम सैंपलिंग। अगर रैंडम सैंपलिंग की बात करूं तो आप लोगों ने एक बार पहले भी सुना होगा, हम लोग ना स्टैट के अंदर डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको दो तरीके से कलेक्ट करते हैं। एक तो देखो, पॉपुलेशन वर्ड का मतलब समझो पहले तो, एक तो होता है पॉपुलेशन। अब बात आएगा, मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो सब बता देंगे, है ना, जो करंट में चल रही है। तो लेकिन पॉपुलेशन का स्टैट में मतलब वो पॉपुलेशन नहीं होता। स्टैट में पॉपुलेशन में मतलब क्या है कि जब आपको कोई डाटा कलेक्ट करना है तो उस डाटा के हिसाब से आपकी बाउंड्री क्या है, आपके लिए कितने पॉपुलेशन आते हैं, कितने लोग आते हैं उस डाटा के दायरे के अंदर। क्या वो, जैसे मान लो कि किसी को नोएडा की पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है, तो अगर मैं उसकी बात करूं, मतलब कोई किसी जगह की पॉपुलेशन निकालनी है, मान लो किसी को दिल्ली की पॉपुलेशन निकालनी है, मुंबई की पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है, तो इस बात का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशन का यहाँ पे मतलब है, ठीक है, कि भाई अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो सिर्फ वो उस दायरे में ही रहेगा, मतलब वो सिर्फ क्या करेगा, उतने ही बंदों का सर्वे करेगा। अब किसी को दिल्ली की पॉपुलेशन निकालनी है तो मुंबई थोड़ा जाएगा, वो सिर्फ दिल्ली के लोगों पे ही सर्वे करेगा, उसको दिल्ली क्या है, पॉपुलेशन। एक तो ये हो गया पॉपुलेशन, एक होता है रैंडम सैंपलिंग, यानी कि सैंपल बना लेना। देखो, जब हम किसी भी डाटा को कंप्लीटली पूरे पॉपुलेशन पे क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या लगता है, टाइम भी लगता है, क्योंकि भाई आपको सारे पॉपुलेशन के पास आके खुद सर्वे करना है। तो आप सर्वे करोगे या आपकी टीम सर्वे करेगी, और जब आप किसी और बंदे को हायर करोगे सर्वे करने के लिए तो पैसे भी लेगा वो। तो सिंपल सी बात है, ये मेथड ना तो टाइम इफेक्टिव होता ना कॉस्ट इफेक्टिव होता। तो इसलिए हम यूज करते हैं रैंडम सैंपलिंग, कि जिनकी मुझे जरूरत है मैंने उनके क्या ले लिए, सैंपल चूज कर लिए। अब मेरे को जो भी डाटा कलेक्ट करना है, एनालिसिस करना है, मैं उन बंदों पे करूंगा सिर्फ। इस तरीके से क्या होगा, पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, रैंडम सैंपलिंग, सैंपल रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सैंपल सिर्फ उन लोगों को दिखाएगा, उस पॉपुलेशन को दिखाएगा जो हमारे इंटरेस्ट के होंगे, बाकी को मुझे क्या मतलब। अगर मुझे मान लो मुझे दिल्ली वालों की एवरेज इनकम निकालनी है तो मैं दिल्ली वालों के ऊपर सर्वे करूंगा ना, बाकी से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरर्स। अब जब एरर्स होती है ना, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि एरर कम से कम लगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, while not strictly required, assuming normally distributed errors allows for specific statistical properties and hypothesis testing under normality assumptions। कि जब भी हम कोई assumption मान लेते हैं उसके हिसाब से जब हम एरर्स को, मतलब किसको बोल रहा हूं यहाँ पे, एरर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो इस तरीके से एरर होने के जो चांसेस कम रहते हैं, या फिर एरर होता है तो कम मात्रा में होता है। आई बात समझ में, इनकी कम क्वांटिटी में होता है, इस तरीके से हम एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आई बात समझ में, तो ये हमारा था, ये हमारे 5 पॉइंट, ये हमारे सारे असम्पशंस के पॉइंट, और ये हमारा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता क्या है, तो ये कैसे हमारी हेल्प करता है ओएलएस में, इसके ऊपर बात कर ली हमने। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी और कुछ बेहतरीन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और भाई जिन बच्चों को जरूरत हो, ठीक है, इस कंप्लीट सीरीज की, तो भाई उन बच्चों को मैं ये वीडियो शेयर भी कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। आई बात समझ में। अब जिसको जो उतारना उतार लेना मेट्रो बोर्ड के सामने से, और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक के बिना मत जाना, ठीक है, जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।